नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर यानी हमारे पुराने फैमिली मेंबर हैं तो आप जानते होंगे कि आपके ही इस चैनल पर ढेरों सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था से संबंधित शब्दावली हो, चाहे वो अनुच्छेदों से संबंधित हो। अनुच्छेद से संबंधित मैंने अनुच्छेद 1 से लेकर के 54 तक चर्चा कर लिया है। ठीक, हम लोग 55 से स्टार्ट करेंगे, 55 से लेकर 395 तक हम लोग जाएंगे। वैसे ही अर्थव्यवस्था संबंधित ढेरों सारे आर्थिक शब्दावली के बारे में चर्चा किया गया है। इसके कंप्लीट होते ही मैं क्या करूंगा, अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट को ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक, अर्थव्यवस्था की ये शब्दावलियाँ इतनी महत्वपूर्ण हैं कि जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते यदि आप इनकी उपयोगिता को जान लिए। उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? वो उपयोगिता से ये तात्पर्य है कि जब आप इसके बेस को समझ लेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़ों को समझ लेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है। बजट आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं तो भी आपको समझ में आएगा। ओवरऑल अगर आप कई बार तो ऐसा हुआ है कि टर्मिनोलॉजी से संबंधित डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं। अगर वो करंट अफेयर में चर्चा का विषय हो जाता है तो डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने CRR के बारे में चर्चा किया कि इससे घटने से क्या अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ेगा, बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बैंक रेट पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है, SLR पे किया है। ऐसे ही ढेरों सारी टर्मिनोलॉजी हैं जो बहुत ही लगता तो बहुत टफ है, ग्रिफिन वस्तुएं हैं, लगता तो बहुत ही कठिन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम इसके बारे में समझ लेते हैं तो वो सब्जेक्ट हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे कि ब्रिज लोन था। अब ब्रिज लोन सुनते ही क्या मन में आया, ब्रिज कोई विचार में आ गया दिमाग में, तो आपको ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे आपके लिए वो सब्जेक्ट भारी भरकम और कठिन लगने लगता है, जटिल लगने लगता है। तो उसको ही कम करने के लिए, आपकी इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही, आपकी इन परेशानियों को दूर करने के लिए, मूलतः आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ही मैंने शब्दावली का जो है एक प्लेलिस्ट बनाया है। मैं चाहता तो पहले सब्जेक्ट ही स्टार्ट कर देता, लेकिन क्यों नहीं किया। मैं चाह रहा था कि ताकि आप लोगों को जब मैं एडवांस लेवल या बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाऊं तो आपको टर्मिनोलॉजी एकदम क्लियर हो, आपको आसान लगे, समझने में दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए और आप आसानी रूप से समझते जाएं। ठीक, मेरा काम ही यही है, एक टीचर का यही काम होता है कि अपने विद्यार्थियों के, अपने प्रिय विद्यार्थियों के, अपने मित्र विद्यार्थियों के क्या करे, वो आसान बना दे, उस सब्जेक्ट के प्रति नज़रिया बना दे, एक समझ विकसित कर दे जिससे वो सब्जेक्ट उसके लिए आसान हो जाए। तो मित्रों, हम लोग देर न करते हुए बात कर लेते हैं कि आज क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। एक है बांड अथवा डिवेंचर, एक है धारक बांड। हम लोग दोनों को पहले समझेंगे, फिर दोनों से संबंधित प्रश्न के भी बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, IAS 1994 में ये पूछा भी गया है डिवेंचर के बारे में। ठीक, तो डिवेंचर क्या होता है हम लोग इसके बारे में समझते हैं। ठीक, बांड डिवेंचर एक प्रकार से ऋण पत्र होता है। कोई पत्र है, इस पर क्या कर दिया गया, पूरे ऋण के बारे में चर्चा कर दिया गया। आपको कितने % ब्याज दिए जाएंगे, क्या है, कौन इसको ग्रहण कर रहे हैं, किसके द्वारा इशू किया जा रहा है, पूरा विवरण दे दिया जाता है। इसी को बोलते हैं ऋण पत्र। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसी भी संस्थान के द्वारा क्या किया जाता है, ऋण देकर जारी किया जाता है। संयुक्त पूंजी, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या करती है, ये ऋण ले लेती हैं किसी से, फिर उसके बाद अपना डिवेंचर जारी करती हैं। संयुक्त पूंजी कंपनियां ऋण प्राप्त करने के लिए अपने डिवेंचर जारी करती हैं। ठीक, इन बांडों को हस्तांतरित भी किया जा सकता है। जो संस्था इन्हें जारी करते हैं, इन पर वे धारक को एक निश्चित ब्याज दर भी देते हैं। ठीक, ये कोई संयुक्त कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी है ABC, ये ABCD 4 लोग मिलकर के कोई कंपनी बना दी और इन्हें क्या करना है, इन्हें ऋण प्राप्त करना है। तो ये अपना डिवेंचर जारी करेंगे। क्या करेंगे, अपना डिवेंचर जारी करेंगे। कहेंगे कि कोई व्यक्ति क्या करे, हमारा डिवेंचर प्राप्त करे, वो चाहे 100 करोड़ का हो, चाहे 50 करोड़ का हो। तो कोई वाई व्यक्ति ने क्या किया, इनका डिवेंचर परचेज कर लिया। अब इनके डिवेंचर लेने से इनको क्या लाभ मिलेगा, अब इन्हें ऋण प्राप्त हो जाएगा। चाहे जितने चाहे 1 करोड़ लें, चाहे 2 करोड़ लें, चाहे कितना भी लें, इनको क्या हो जाएगा, ऋण प्राप्त हो जाएगा। अब इन्हें ऋण प्राप्त करने से क्या लाभ होगा, अब ये ऋण प्राप्त करने से हमारे वाई को क्या प्राप्त होगा, ये जो वाई महाराज है इनको एक निश्चित ब्याज मिलेगा। लेकिन मान लीजिए ये कह रहे हैं कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, मुझे उस हिसाब से लाभ नहीं हो रहा है, तो ये क्या कर सकते हैं, किसी जेड व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, ये
हस्तांतरित कर सकते हैं। जेड व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, ये हस्तांतरित कर देते हैं। हस्तांतरित करने से क्या होगा, अब इनको जो ब्याज दर मिल रहा है, अब इनको बजाय किनको मिलेगा, जेड महोदय को मिलेगा। किनको मिलेगा, जेड महोदय को मिलेगा। यही होता है बॉन्ड एवं डिवेंचर। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि क्या इससे प्रश्न क्या बन सकते हैं। प्रश्न हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि पूछा भी गया है पिछले विगत वर्ष में 1994 में। तो लिखिएगा प्रश्न, बॉन्ड अथवा डिवेंचर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, नंबर 1, बॉन्ड एवं डिवेंचर का अर्थ ऋण पत्रों से होता है जिन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी संस्थान द्वारा ऋण लेकर जारी किया जा सकता है। ठीक, और यहाँ पे ऑप्शन 2 आ जाएगा हमारा, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, संयुक्त कंपनियां, संयुक्त पूंजी कंपनियां ऋण प्राप्त करने के लिए अपने डिवेंचर जारी करती हैं। ऑप्शन 3, इन बांडों को हस्तांतरित भी किया जा सकता है। जो संस्था इन्हें जारी करती हैं वे इन पर धारक को, यानी जो अभी वाई थे ना, ये धारक किए थे तो ये धारक कहलाएंगे, को एक निश्चित ब्याज दर देती है। तो कूट हो जाएगा A B C D 1 2 3। ठीक, 1 3 2 3, ना तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं हम लोगों ने सारे के सारे फैक्ट को क्वेश्चन के फॉर्म में रख दिए तो तीनों सही हो जाएंगे। आप इसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। चेंज करके इधर से उधर फैक्ट करके आप क्वेश्चन का रूप बदल सकते हैं और ऑप्शन का भी रूप बदल सकते हैं। ठीक, तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, प्रश्न बना सकते हैं। आइए हम लोग समझते हैं धारक बांड क्या है। धारक बांड भी एक प्रकार से ऋण पत्र ही होता है। एक प्रकार से क्या होता है, ऋण पत्र ही होता है। इनकी परिपक्वता यानी ये जब मेच्योर हो जाते हैं, एक समय के बाद इनका जब मेच्योरिटी हो जाती है तो ये इनको कोई भी प्राप्त कर सकता है। इन पर न तो खरीदार का नाम लिखा होता है और ना ही इसके हस्तांतरित, यानी कि जो व्यक्ति प्राप्त किया था अगर वो चाहे किसी और व्यक्ति को भी हस्तांतरित कर दे, जैसे वहाँ पे बॉन्ड और डिवेंचर में हो रहा तो कि एक्स व्यक्ति ने खरीदा, अब वाई व्यक्ति क्या कर दे, वो हस्तांतरित अगर कर देगा तो ना ही इसके आगे कोई ये अपना हस्तांतरित करेंगे, लिखेंगे ये जो खरीदार महोदय थे इसको खरीदे, इस पर नहीं लिख सकते हैं। ना ही ये जब ये खरीदने लगे तो ना ही इनके भी बारे में लिखा गया कि यहाँ पे खरीदार यक्स से ये खरीदे हैं। समझिएगा एकदम आसान भाषा में कि क्या हुआ कि कोई ऋण पत्र था, उसकी मेच्योरिटी हो गई। अब मेच्योरिटी होने के बाद कोई व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया, मान लीजिए एक्स व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया, तो इस पर इनका नाम मेंशन नहीं होगा। इस पर इनका नाम यानी एक्स व्यक्ति ने क्या किया, इसको परचेज किया, इनका नाम मेंशन नहीं होगा, नहीं आगे नहीं पीछे। जैसे मान लीजिए कोई पेज होता है, या मान लीजिए मैं ही खड़ा हूँ तो मेरा एक फ्रंट होगा, मेरा एक बैक होगा, ना ही मेरे आगे सिग्नेचर है ना ही मेरे पीछे सिग्नेचर है। उसी प्रकार से ऋण पत्र होते हैं, ना ही इसके आगे कोई सिग्नेचर रहेगा ना ही कोई इसके पीछे सिग्नेचर रहेगा। ठीक, चाहे वो खरीदने वाला हो चाहे बेचने वाला हो, किसी का भी सिग्नेचर नहीं होता है। इसका अच्छा उपयोग क्या होगा, इसका उपयोग क्या होगा, इसका उपयोग ये होता है कि काले धन को सफ़ेद धन में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, काले धन को सफ़ेद धन में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आइए अब हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो क्या होगा इसका प्रश्न, धारक बांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, धारक बांड वे ऋण पत्र होते हैं जिनका भुगतान परिपक्वता पर, परिपक्वता से तात्पर्य यही होता है मेच्योरिटी पर, एक समय होगा, चाहे 10 साल 5 साल 2 साल 6 महीने, एक समय फिक्स कर दिया जाता है कि इस समय क्या हो जाएगा, ये परिपक्व हो जाएगा, कोई भी प्राप्त कर सकता है। ठीक, इन पर न तो खरीदार का नाम लिखा होता है और न ही हस्तांतरित करते समय पीठ पर हस्ताक्षर ही करने होते हैं। ऑप्शन 2, प्रायः इनका उपयोग काले धन को सफ़ेद धन में बदलने के लिए किया जाता है। देख रहे कितना मज़ेदार प्रश्न बनेगा। अभी देखिए हम लोग कैसे चेंज करेंगे फैक्ट को, अभी मैं इसके बारे में भी चर्चा कर लेता हूँ। केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ना ही की जगह तो हम लोग लिख देते हैं इन पर खरीदार का नाम लिखा होता है और हस्तांतरित करते समय इसकी पीठ पर हस्तांतरित ही करने होते हैं, यानी करने होते हैं, ही को हटा देते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 क्या हो गया, गलत हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड लगाइए, 1 यहाँ पे है, इसको कट, ये तो होगा ही कट, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। इसको हम ऐसे, इन प्रश्नों को ऐसे हल कर सकते हैं। आप क्या करिएगा, इन टर्मिनोलॉजी समझने के बाद, पढ़ने के बाद इसका एक नोट्स बनाइएगा और
प्रीवियस ईयर के पेपर को अवश्य उठाएगा। अगर आप चाहे जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो उसमें जीएस जो होता है जनरल स्टडीज़ का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप लोग इससे अवगत होंगे यदि आप तैयारी कर रहे होंगे सीरियसली, गंभीर रूप से, ठीक। और गंभीरता से करनी भी चाहिए, समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है। आप लगिए तो मन से लगिए, ठीक। तो आज के लिए बस मित्रों इतना ही है। आज हम लोगों ने बांड एवं डिबेंचर समझा है और धारक बांड समझा है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।